महाकुंभ में आस्था को लेकर श्रद्धालुओं के विश्वास की ताकत इतनी है कि सारे रास्ते बंद होने पर भी, घंटों के जाम, हादसों और भयंकर भीड़ के बाद भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ। बसंत पंचमी के बाद साधु संत कल्पवासी भी लौट गए, फिर भी आस्थावानों का रिकॉर्ड संख्या में कुंभ तीर्थ क्षेत्र आना अनवरत जारी रहा। अब महाकुंभ का समापन महाशिवरात्रि के पावन दिन पर पड़ रहा है, तो भक्तों का उत्साह भी शीर्ष पर है। भक्तों की बड़ी संख्या को देखते हुए प्रशासन ने भी अपनी अतिरिक्त तैयारियां कर ली हैं। में संगम तीर्थ की डुबकी ही श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव करा रही है और जो डुबकी लगा पा रहे हैं वो खुद को धन्य मान रहे हैं। ऐसे में महाशिवरात्रि पर्व भी पड़ जाने पर श्रद्धालु नए जोश के साथ पहुंच रहे हैं, क्योंकि इसका विशेष महत्व माना गया है। हर महीने मासिक शिवरात्रि होती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल में एक ही बार आती है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। मान्यता ये है कि इस तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस तिथि को भक्त विशेष श्रद्धा से मनाते हैं और व्रत रखकर मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। अब तिथियों के अनुसार महाशिवरात्रि का समय 26 फरवरी को सुबह 11:08 से 27 फरवरी की सुबह 8:54 तक होगा। महाशिवरात्रि की पूजा रात्रि में की जाती है, इसीलिए ये 26 फरवरी को ही मनाई जाएगी। श्रद्धालु इसी दिन व्रत रखेंगे और गंगा स्नान भी करेंगे। हम लोग एक दिन पहले किए हुए हैं, सारा बांस उछला करके ये बनाए हुए हैं ताकि हम लोग ज्यादा आदमी जा सके कम पैसा में। कितने लोग बैठाए हुए इसमें? लगभग 20 आदमी होंगे। तो कैसे पूरा सोने होने का सब व्यवस्था है? हाँ, सो भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। मनोरंजन करते हुए हम लोग चलते हैं। तो सारे लोग कौन घर के ही हैं, एक ही परिवार के या फिर सब घर के ही हैं? नहीं तो किसी तरह जा रहे हैं, ये जाना। हाँ। नहाने को इरादा है तो कुंभ में जाना है। जाना है? हाँ जाना है। मतलब क्यों ऐसा है? भीड़ बहुत है, तकलीफ लोगों को बता रहे हैं बहुत ज्यादा हो रही है। तकलीफ होता क्या है, कुंभ में नहाना जरूरी है। संगम तट पर किसी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए प्रशासन ने खास तैयारियां कर ली हैं। पूरे क्षेत्र को नो व्हीकल क्षेत्र घोषित किया गया है और वीवीआईपी मूवमेंट को भी प्रतिबंधित रखा गया है। यहाँ पर पैदल यात्री ही चल पा रहे हैं और ये पूरा डेडिकेटेड इलाका है। ये यहाँ से संगम की तरफ बढ़ने वाला इलाका है, संगम की तरफ बढ़ रहा है। ये फाफामऊ से जो लोग आ रहे हैं पैदल, पूरा नो व्हीकल जोन है। गाड़ियों के लिए अलग अलग पार्किंग बनाई गई है, चाहे वो अरैल क्षेत्र हो, चाहे बेला कछार का क्षेत्र हो, चाहे फाफामऊ का इलाका हो, सभी जगहों पर गाड़ियों की पार्किंग अलग कर दी गई है। ये संभव नहीं कि हर आस्थावान शिवरात्रि पर महाकुंभ में डुबकी लगा ही नहीं, लेकिन पुण्य की आस सबको है। यही कारण है कि महाकुंभ परिसर में एक ऐसा भावुक दृश्य भी देखने को मिल रहा है। जो लोग संगम तीर्थ पहुंच रहे हैं, उनमें से कई अपने प्रियजनों के लिए गंगा जल साथ ले जाने का प्रबंध कर रहे हैं, ताकि उनके अपने भी इस अमृत स्नान का प्रतीकात्मक लाभ उठा सके। सुबह से प्लानिंग चल रही थी, बट हमारा कोई टिकट बुक नहीं था, कुछ नहीं था। हमने आया दिल्ली पे और रात को 10 बजे हम घर से निकल के 11:40 की ट्रेन भी पकड़े और वो भी हमने टिकट भी लिए थे, ऐसा नहीं है वैसे आ गए और हमने टिकट भी लिए और जनरल में घुस के आए, मतलब हम लड़कियां, और बहुत अच्छा था। जब हम ट्रेन में बैठ गए तब उन्हें बताया कि हम यहाँ निकल लिए कुंभ के लिए, फिर उनको बताया। अब वो हमारे इंतजार करे कि हम कुंभ से घूम के आएंगे वापस। शासन प्रशासन को अनुमान है कि रिकॉर्ड संख्या वाला महाकुंभ अपने अंतिम दिन तक कई चुनौतियां लेकर आएगा। आस्था के प्रवाह पर अंकुश संभव नहीं, लेकिन प्रबंध ऐसा जरूरी है कि कोई अनहोनी न हो। कुंभ मेले में तीर्थ यात्रियों की बड़ी संख्या को देखते हुए हर बार ही बड़े पैमाने पर कई अस्थायी निर्माण किए जाते रहे, जिन्हें कुंभ समाप्त होते ही हटा दिया जाता। लेकिन इस बार सरकार की तरफ से कई ऐसे स्थायी निर्माण भी कराए गए, जो कुंभ मेले के बाद भी लोगों के काम आते रहेंगे और महाकुंभ की महिमा के साथ इस पूरे क्षेत्र के विकास की कहानी सुनाते रहेंगे। भारत की आध्यात्मिक शक्ति, धार्मिक संस्कृति और विराट सभ्यता का प्रतीक बन गया महाकुंभ। हर दिन जैसे कोई अदृश्य उद्देश्य करोड़ों लोगों के मन को संचालित कर रहा था और लोग तमाम मुश्किलों को सहते हुए प्रयागराज में डुबकी लगाने के लिए चले आए। सरकार को अंदाजा था कि लोग अनुमान से अधिक आएंगे और वही हुआ। केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए ताकि श्रद्धालुओं को सुविधाएं दी जा सके।
और इसी क्रम में देखते ही देखते पूरे तीर्थ परिसर का विकसित ढांचा तैयार होकर चला गया। 12 लाख करोड़ की उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी थी, इस वित्तीय वर्ष के अंत में वह 27.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनकर के उभरेगी। मेरा यह मानना है कि जो ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश की है, आज वह देश की सर्वाधिक अच्छी ग्रोथ रेट है। पिछले 8 वर्ष की डबल इंजन सरकार के प्रयास से दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और 29 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगा और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। पूरा का पूरा शहर बसाया गया और इसके साथ दूसरे शहरों से कनेक्टिविटी के लिए कई तरह के स्थायी और अस्थायी निर्माण किए गए। घाटों से लेकर परिवहन के साधनों तक पूरा नक्शा ही बदल गया। महाकुंभ के लिए 4000 हेक्टेयर में टेंट सिटी बसाया गया। 1.5 लाख पब्लिक टॉयलेट बनाए गए। 200 वाटर एटीएम का इंतजाम किया गया। 30 पॉन्टून पुल एक सेक्टर से दूसरे में जाने के लिए बनाए गए। 1850 हेक्टेयर में पार्किंग सुविधा दी गई। कोई मेले में न खोए, इसके लिए खोया पाया केंद्र बनाया गया। ये सब वो सुविधाएं हैं जो मेले के समापन के साथ ही हटा ली जाएंगी, लेकिन कई ऐसे स्थायी निर्माण भी पहली बार किए गए हैं जो बने रहेंगे और जिनका लाभ आम लोग आगे भी लेते रहेंगे। 3 से 8 रेलवे स्टेशनों का निर्माण हुआ। प्रयागराज एयरपोर्ट पर पहले 2 एरोड्रम थे, जिन्हें बढ़ाकर 6 एरोड्रम किया गया। 92 सड़कों की मरम्मत की गई और उन्हें अन्य शहरों से जोड़ा गया। 17 जरूरी सड़कों का सौंदर्यीकरण किया गया। 7 रिवर फ्रंट रोड्स बनाई गई। 14 नए फ्लाईओवर्स बनाए गए। 9 स्थायी घाट बनाए गए। अस्पतालों का विस्तारीकरण किया गया। ये आयोजन किसी पार्टी विशेष का नहीं था, किसी सरकार का नहीं था। मैं तो बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि आयोजन समाज का है। आयोजन के प्रति तमाम अफवाहों, तमाम प्रकार का दुष्प्रचार को दरकिनार करते हुए देश और दुनिया ने इस पूरे आयोजन के साथ सहभागी बनकर के इसे सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। चौड़ी सड़कों और आधुनिक यातायात सिस्टम से लेकर साफ सफाई की व्यवस्थाएं और सुंदर सार्वजनिक स्थलों तक पूरे शहर में अलग से दिखने वाला बदलाव आया है, जिसने प्रयागराज को सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों के जरिए शहरी विकास के मॉडल में बदल दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ वैश्विक शोध का भी विषय बन चुका है। देश और दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और संस्थान महाकुंभ पर शोध करेंगे। इसमें आयोजन के प्रबंधन, सामाजिक आर्थिक प्रभाव, चुनौतियों जैसे विषयों पर गहन अध्ययन किया जाएगा। देश ही नहीं, दुनिया भर में आस्था और भक्ति के अद्भुत संगम की चर्चा हो रही है। लाखों श्रद्धालु, गंगा, यमुना और आस्था का सीमित प्रवाह। दुनिया के लिए महाकुंभ एक ऐसी घटना है जो सबको हैरान कर रही है। महाकुंभ का आयोजन अब केवल भारतीयों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय घटना बन चुकी है। दुनिया भर के लोग इस मौके पर भारत आए हैं और यहाँ की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को करीब से अनुभव कर रहे हैं। माघ पूर्णिमा की पावन दिवस पर त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद ये इतना दिव्य अनुभव है। आज केवल चांद पूर्णिमा नहीं, बल्कि हम सभी लोग अपनी आत्मा का पूर्णता का अनुभव कर रहे हैं। Only the moon is not full, but we are full। और वो फुलनेस का अनुभव ये सचमुच अपने महाकुंभ का महाप्रसाद है। भारतीय संस्कृति को समझने वाले लोग दुनिया के अलग अलग कोनों से महाकुंभ में भाग लेने के लिए आते हैं। महाकुंभ में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की टीमें मौजूद हैं। ये अलग अलग संस्थान महाकुंभ के अलग अलग पहलुओं पर रिसर्च करेंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मानव शास्त्रीय अध्ययन और खाद्य वितरण श्रेणी पर रिसर्च करेगी। वहीं स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय महाकुंभ के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव का अध्ययन करेगा। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन महाकुंभ के पर्यावरणीय दस्तावेजीकरण पर अध्ययन करेगा।
लखनऊ यूनिवर्सिटी तीर्थ और भूगोल पर अध्ययन करेगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर पर्यटन, मीडिया की भूमिका, सोशल मीडिया प्रबंधन के तरीकों पर शोध करेगा। जेएनयू महाकुंभ के सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव पर शोध करेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय महाकुंभ के दार्शनिक और राष्ट्रीय एकता जैसे पहलुओं पर शोध करेगा। एम्स आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया के लिए स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी पर और आईआईटी कानपुर डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग के तहत सोशल मीडिया की भूमिका पर शोध करेगा। महाकुंभ न केवल धार्मिक एकता का प्रतीक है, बल्कि यह सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक मान्यताओं को भी जीवित रखने की परंपरा है और इस सच को अब दुनिया भी महसूस कर रही है।